आई एम सुहानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोबी, जहां हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर जिसका नेम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें कितने टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो इस चैप्टर में केवल हमें 2 ही टॉपिक दिए हुए हैं। पहला टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी, सेकंड टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या है पहले वो समझेंगे और बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन किस तरीके से की जाएगी हम उसको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले हम समझते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी है क्या, ठीक है, इसके बारे में हमको किसने बताया था। तो बायोडाइवर्सिटी जो थी हमारे एडवर्ड विल्सन ने बताई थी। उसने बताया था कि इट्स कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। यानी कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के जो लेवल्स है, जितने भी लेवल्स, वो कौन से लेवल उनको समझ लेते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है ना, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं, एक पॉपुलेशन बनाती है। पॉपुलेशन मिलकर हमारी कम्युनिटी बनाती है। कम्युनिटी मिलके एक हमारा इकोसिस्टम क्रिएट होता है। इकोसिस्टम से हमारा बायोम बनता है और ये सारे बायोम मिलके हमारे क्या बनाती है, एक पूरा बायोस्फीयर बनाती है। तो ये जो लेवल्स है ना, इन लेवल्स के ऊपर जो हमारे को जो कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के लेवल्स है, इनकी जो जितनी भी डाइवर्सिटी उनको कंबाइन कर दिया जाए, उनको एक साथ कर दिया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी हम जिसको कहेंगे, जो कि हमको एडवर्ड विल्सन ने दी थी। तो जो हमारा अर्थ है, इस प्लेनेट पे हमको खूब सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर हम इस अर्थ की बात करें, कॉमन मैन तो बिलीव ही नहीं करेगा इस बात पे कि हमारे पास 20,000 जो है स्पीसीज़ है, किसकी, सिर्फ आंट्स, यानी कि जो चींटियाँ है उसकी हमारे पास 20,000 जो है हमारे पास स्पीसीज़ है। और 3 लाख जो है हमारे पास स्पीसीज़ है बीटल्स की। और 28,000 जो स्पीसीज़ है हमारे पास फिशेज़ की। और नियरली 20,000 स्पीसीज़ हमको ऑर्चिड्स की देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस आंट्स में भी देखा कितनी सारी, कितनी छोटी छोटी सी है ना, लेकिन उसमें भी कितनी डाइवर्सिटीज़ हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो यही पूरा डाइवर्सिटी के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो अब हम ये बात करें कि जो डाइवर्सिटी बात करें ना, ये डाइवर्सिटी भी हमारी 3 तरीके की होती है, ठीक है। ये जो कहने ना कि इन सब की डाइवर्सिटी को मिला के एक कर दो, तो ये डाइवर्सिटी क्या है और कितनी तरीके की वो देखना। तो डाइवर्सिटी जो होती है हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, एक होती है स्पीसीज डाइवर्सिटी, एक होती है हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करें, जो कि डाइवर्सिटी होती है विद इन द, या स्पीसीज़ नहीं है यहाँ पे, क्या है, जेनेटिक्स है। इसको हटा के क्या कर देना है, जेनेटिक्स कर देना। जेनेटिक का है ये डाइवर्सिटी विद इन द जेनेटिक्स के अंदर हमको जब देखने को मिलती है। जैसे कि हमको जो राइस जो है हमारी ना, चावल, उसके अंदर ही हमको 50,000 से ज़्यादा स्पीसीज राइस की देखने को मिलेगी। मैंगो की भी हमको जो वेराइटीज़ है हमको थाउजेंड्स, है ना, 1,000 से ज़्यादा हमको जो है मैंगो की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो ये किसकी वजह से है, ये हमारे जेनेटिक की डाइवर्सिटीज़ की वजह से है सारी मैंगो, लेकिन वो जेनेटिकली अलग अलग उनमें डाइवर्सिटीज़ हमको देखने को मिलेगी। ऐसे ही अगर हम बात करें स्पीसीज़ डाइवर्सिटी की, जो कि हमको स्पीसीज़ लेवल पे देखने को मिलेगी, जिसमें नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ कितने हैं ना, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ है, तो उस हिसाब से उसकी डाइवर्सिटी बनती है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम बात करें, जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पर हमको मोर एम्फीबियंस देखने को मिलेंगे। मोर एम्फीबियन की स्पीसीज़ हमको ज़्यादा देखने को मिलेगी देन द ईस्टर्न घाट्स, यानी कि ईस्टर्न घाट्स में हमको कम देखने को मिलेगी देन द वेस्टर्न घाट्स, ओके। फिर हम बात करें इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, जो कि इकोलॉजिकल लेवल पे होती है। जैसे कि इंडिया हैज़ ए ग्रेट इकोसिस्टम है हमारे पास, इंडिया के पास एक बहुत अच्छा ग्रेट इकोसिस्टम है। अगर हम कंपेयर करें किसके साथ, नॉर्वे कंट्री के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो, ओके। तो ये थी हमारी बायोडाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी क्या है, कितनी तरीके की, वो हमने देखी। लेकिन हम जानेंगे कि ये डाइवर्सिटी आखिर है कितनी, यानी कि हाउ मच डाइवर्सिटी हमारे को इस पूरे वर्ल्ड में, और हमारे इंडिया की हम बात करें, दोनों की हम बात करेंगे यहाँ पे, वर्ल्ड की और इंडिया की, कि वर्ल्ड में कितनी डाइवर्सिटी और इंडिया में हमारी कितनी डाइवर्सिटी है। वर्ल्ड में अगर हम बात करें, IUCN 2004 जो थी हमारी, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचर। तो इसने जो है हमारा डेटा निकाला था, जिसमें इसने बताया था कि टोटल डाइवर्सिटी जो है स्पीसीज़ की, डिस्कवर्ड जो स्पीसीज़ है हमारी ना, टोटल डिस्कवर्ड स्पीसीज़ है वो है स्लाइटली 1.5 मिलियन से ज़्यादा। यानी कि अगर रॉबर्ट मे ने जो एस्टिमेट लगाया था, अंदाज़ा, वो था 7 मिलियन स्पीसीज़ जो है डिस्कवर्ड स्पीसीज़ है, यानी कि जो हमने डिस्कवर्ड किए। अभी तो ऐसे भी स्पीसीज़ है जो अभी तक डिस्कवर्ड ही नहीं हुई है, ठीक है। तो ये सिर्फ डिस्कवर्ड स्पीसीज़ का जो है डेटा है। स्पीसीज़ इन्वेंट्री ऑफ ए टेम्परेट फॉरेस्ट इज़ मोर कंप्लीट देन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी कि टेम्परेट फॉरेस्ट में ये जो स्पीसीज़ इन्वेंट्री है ये मोर कंप्लीटेड है देन द हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से। इन सब काउंट के अंदर जो है सबसे ज़्यादा इंक्लूड है हमारे प्रोक्यूरेट्स, जो है सबसे ज़्यादा इस काउंट में इंक्लूड है। अगर हम इन डिस्कवर्ड स्पीसीज़ का अगर 70% अगर हम बात करें कि 70% ऑफ डिस्कवर्ड स्पीसीज़ हमारी क्या है, तो उसमें आते हैं हमारे एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब इस 70% का भी 70% अगर हम निकाल लें, इन एनिमल्स को हम सेपरेट कर लेते हैं,
पहले तो हमारे पास पूरा 100% है, उस पूरे 100% में से हमने 70% बताया एनिमल्स है। अब उस 70% जो है उसमें अगर हम बात करें तो उसका भी 70% तो हमारा सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो हमारे को मिलने वाली है इस पूरे इकोसिस्टम में वो क्या है, हमारा इंसेक्ट्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं हमको, ठीक है। और 22% जो हमको प्लांट और फंजाई देखने को मिलेंगे, और बाकी के जो बच्चे कुचे हैं जो है उसमें हम बाकी के जो हमारे फाइलम है वो हमको देखने को मिलेंगे। जैसा कि हमने एनिमल किंगडम में पूरे हमने फाइलम्स के बारे में पढ़े थे ना, तो उन सारे फाइलम्स जो है बाकी कुछ में आएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो क्या है, इंसेक्ट्स मिलने वाले हैं, वो हमको ध्यान रखना है। अगर यही हम इंडिया की बात करें तो ओनली 2.4% एरिया जो है हमारा इसमें इंक्लूड है, जिसमें 8.1% डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। हमारे पास पूरे वर्ल्ड के अंदर 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ है, जिसके अंदर एक इंडिया के अंदर भी हमारी प्रेजेंट है। नियरली हमारे पास कितना है, 45,000 प्लांट्स है और जो है 10,000 हमारे पास एनिमल्स है। लेकिन एक्चुअल की अगर हम बात करें तो 1 लाख जो हमारे पास प्लांट है और 3 लाख हमारे पास एनिमल्स है। ओके, तो हमने बायोडाइवर्सिटी की बात करी, वर्ल्ड में कितनी, इंडिया में कितनी, वो हमने देखा, कितनी तरीके की डाइवर्सिटी होती है वो हमने समझा। लेकिन आखिर इस इम्पॉर्टेंस क्या है इस डाइवर्सिटी की, उसको हम थोड़ा समझते हैं। इकोलॉजिस्ट जो है वो बिलीव दैट द हायर डाइवर्सिटी लीड्स टू ए मोर स्टेबल कम्युनिटी, यानी कि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी ना उसकी जो कम्युनिटी है ना वो ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। जैसे कि पहला लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन प्रोडक्शन ऑफ बायोम्स, सेकेंड है रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीसीज़ और रेजिस्टेंट टू अदर डिस्टर्बेंस से जो है ये हमारी बचाती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये 3 तरीके की हमारे पास इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। अब इनके प्रूफ क्या है कि ये आखिर ऐसा है, क्यों है कि रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीसीज या रेजिस्टेंट टू अदर जो है डिस्टर्बेंस, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन प्रोडक्शन ऑफ बायोमास हमको देखने को मिलता है। तो इसके प्रूफ क्या है, तो सबसे पहला जो प्रूफ है वो है हमारा डेविड टिलमैन का। डेविड टिलमैन ने बताया था कि प्लांट्स दैट हैव मोर डाइवर्सिटी शोज ए लेस वेरिएशन, यानी कि जो प्लांट्स जिसके अंदर ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है उसके अंदर लेस वेरिएशन देखने को मिलेंगे। इन ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी के अंदर हमको जो है उसमें कम वेरिएशन देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे उसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी जिस भी प्लांट की, तो उसमें हमको ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी जो है इसकी हमको कम देखने को मिलेगी। फिर हमारे जो पाउल इनरिच थे जिनने रिवर्ड जो प्रॉपर हाइपोथेसिस वाली थ्योरी हमको दी थी। रिवर्ड प्रॉपर हाइपोथेसिस में क्या था, रिवर्ड को लाइक ए नेल माना था और प्रॉपर का मतलब था हमारा चोरी करना। इसमें क्या चीज़ें थी इस हाइपोथेसिस को, उसको हम समझेंगे। इस हाइपोथेसिस में सबसे पहला था कि रिमूविंग सम रिवर्ड इनिशियली विल नॉट इफेक्ट, यानी कि अगर हम कुछ रिवर्ड को अगर हम इनिशियली अगर निकाल दिया जाए तो वो इफेक्ट नहीं करेगी। बट एज मोर रिवर्ड्स आर रिमूव अनस्टेबल, यानी अगर बहुत ज़्यादा रिवर्ड्स अगर हम उसमें से निकाल दिए जाएंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है। रिवर्ड यानी कि नेल और पॉवर्ड मीन्स चोरी। इसका मतलब सिंपली ऐसे समझो कि जैसे कि हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास एक एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन से हम उसको समझते हैं। उस एरोप्लेन में कुछ नेल्स लगे हुए, यानी कि कुछ यानी कि नट बोल्ट टाइप जिसको हम कहेंगे वो लगे हुए। अगर हम उस रिमूविंग अगर सम रिवर्ड्स अगर हम उसको हटा लिया जाए तो वो कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा उसको। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा अगर हम उसको निकाल दिया जाएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये बात सही है। सेकंड थी कि सर्टन रिवर्ड्स इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ रिवर्ड्स इंपॉर्टेंट भी होते हैं, कुछ नट बोल्ट इंपॉर्टेंट भी होते हैं ना। अगर उसको हमने हटा दिया तो क्या हो जाएगा, हमारी एक्सटेंड हो जाएगी। हमारी की स्पीसीज जो मेन स्पीसीज़ है उन्हीं का क्या एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। कि आपने रिवर्ट्स तो निकाले लेकिन कहाँ के निकाले वो भी तो मैटर करता है। तो उसने रिवर्ट और पॉपर वाली जो हाइपोथेसिस से देकर इसको समझाने की इसने कोशिश की है कि अगर हम कुछ अगर निकाला जाए तो इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा निकालेंगे तो वह अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन उन्हीं में अगर हम सेकेंड बात करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। हमको ज़्यादा नहीं निकालेंगे लेकिन कुछ भी निकालेंगे ना तो वो हमारी डिस्टर्बेंस हमारी ले आएगी। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं हमारे पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को दो में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारा लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट और एक हमारा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे कोलंबिया में अगर हम बात करें तो हमारी 1400 स्पीसीज़ हमको बर्ड्स में देखने को मिलेगी। यही अगर हम न्यूयॉर्क में देखेंगे तो हमको 1053 स्पीसीज़ बर्ड्स के देखने को मिलेगी। यही अगर हम ग्रीनलैंड में बात करेंगे तो हमको सिर्फ 56 स्पीसीज़ देखने को मिलेगी। यही अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो 2100 स्पीसीज़ हमको किसके देखने को मिलेगी, बर्ड्स की देखने को मिलेगी। यानी कि कोलंबिया, न्यूयॉर्क, ग्रीनलैंड है ना, इंडिया, इन सब जगह पे हमको अलग अलग स्पीसीज़ नंबर ऑफ़ बर्ड्स हमको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से हमको एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे इक्वेटर होते हैं ना वहाँ पर हमको
10 मल्टीपल यानी कि 10 गुना ज़्यादा मोर प्लांट्स जो है हमको स्पीसीज़ देखने को मिलेगी दैन द मिड वेस्ट अमेरिका। मिड वेस्ट अमेरिका के कंपैरिजन में बात करें तो इक्वेटर जो है वहाँ पर हमको ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यही अगर हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट की अगर बात करें जो कि ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी के लिए हमारे जो है फेमस है, जहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, 40,000 स्पीसीज़ प्लांट्स की देखने को मिलेगी, 3000 स्पीसीज़ फिशेस की देखने को मिलेगी, है ना, 1300 जो स्पीसीज़ बर्ड्स की देखने को मिलेगी, 227 स्पीसीज़ मैमल्स की देखने को मिलेगी, 378 स्पीसीज़ रेप्टाइल्स की देखने को मिलेगी और 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स की हमको देखने को मिलेगी। और एटलीस्ट 2 मिलियन तो जस्ट वेटिंग है कि आओ हमें डिस्कवर करो। ठीक है, तो 2 मिलियन तो अभी तक सिर्फ वेटिंग लिस्ट में ही हमारी पड़ी हुई कि हमको भाई कोई ना आके डिस्कवर करो। ओके, अब एक क्वेश्चन उठता है यहाँ कि वाई स्पीसीज इज़ मोर इन टॉपिक्स, यानी कि जो हमारी स्पीसी डाइवर्सिटी जो है ना वो हमको टॉपिक्स एरियाज़ के अंदर ही ज़्यादा क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ मोर सनलाइट है। ठीक है, नॉट चेंज, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, वहाँ बहुत मोर नीचे जो है स्पेशलाइजेशन वहाँ हमको देखने को मिलता है। ठीक है, टेम्परेट रीजन में क्या होता है, हमारा गैलेक्सीज होता है और ट्रॉपिकल जो है वो हमारा अनडिस्टर्ब्ड होता है, इसलिए हमको जो ट्रॉपिक्स जो रीजन होते हैं वहाँ पर हमको स्पीसी डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट हम समझते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को। तो IUCN में, जिसमें हमारी एक रेड डेटा बुक है, उसके अंदर हमारे कुछ एक्सटिंक्ट जो स्पीसीज़ है उनके बारे में बताया गया है कि 500 ईयर्स के अंदर जो हमारी 784 स्पीसीज़ जो है एक्सटिंक्ट हो गई है, यानी कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, और 20 ईयर्स के अंदर 27 स्पीसीज़ जो है हमारी क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है। अगर हम इस 784 स्पीसीज़ की अगर हम बात करें, जिसमें हमारी 87 प्लांट्स है, 359 इनवर्टिब्रेट्स है और 338 जो है हमारी वर्टिब्रेट्स होती है। और एक्सटिंक्ट जो एनिमल्स थे वो कौन थे, हमारे डूडो जो कि हमको मॉरिशस में देखने को मिलेंगे, क्वागा जो कि हमको अफ्रीका में देखने को मिलते हैं, और हमारे टाइलेसिन जो कि हमको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं, स्टीलर काउ जो कि हमको रशिया में देखने को मिलते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये डेटा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से एक्सटिंक्ट एनिमल्स थे वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमको एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, 3 सब स्पीसीज़ जो थी हमारी बालीजा वन और हमारी कैस्पियन जो थी हमारी टाइगर की स्पीसीज़ थी, ये भी हमारी क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है। और थ्रेट टू एक्सटिंक्ट यानी कि जिनको खतरा है ख़त्म होने का। ठीक है, वो कितनी स्पीसीज़ है, वो है हमारी 15,500 स्पीसीज़ जो है हमारी ऐसी है जिनको थ्रेट है टू एक्सटिंक्ट, जिसमें 32% जो है हमारी एम्फीबियंस है, 31% हमारे जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, 23% हमारे मेमल्स है और हमारे 12% जो होते हैं हमारे बर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये जो है ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो वाला जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इनका डेटा कि कितनी स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो गई है और कितनी होने वाली है ना, या जिनको खतरा है, और कौन सी हो गई है वो है कौन सी और वो कहाँ मिलती है, दैट इज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब हम बात करेंगे कि आखिर ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो क्यों रही है, वाई। क्वेश्चन उठता है कि वाई आखिर क्यों हो रही है। तो इसके जो कारण है उसमें हमको सबसे पहले याद रखना HOAC से हमको याद रखना है। पहला है हैबिटेट लॉस, सेकंड है हमारा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ए है हमारा एलियन स्पीसीज़ और सी है हमारा को एक्सिस्टेंशन। इन चारों पॉइंट्स की वजह से जो है हमारे को लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब हम इस पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि हैबिटेट लॉस क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या है, एलियन स्पीसीज़ क्या है और को एक्सिस्टेंशन जो है हमारा क्या है। ओके, अगर हम हैबिटेट लॉसेस की अगर हम बात करें तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजिंग ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। The most dramatic example of a habitat loss came from the tropical rainforest में हमको देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा habitat loss, once covering more than 14% of the Earth's land surface. These rainforests now cover no more than 6%, यानी कि जो 14% जो हमारी कवर करती थी वो अभी सिर्फ 6% जो है इससे ज़्यादा नहीं रह गई है। They are being destroyed fast, यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी फास्ट जो है। The time you finish reading this chapter, 1000 more than hectares जो है रेन फॉरेस्ट वुड बी लॉस्ट, यानी कि जब तक आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ख़त्म करोगे तब तक के अंदर हमारी कितनी जो है 1000 से भी ज़्यादा हेक्टर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट जो है हमारी बीन लॉस्ट हो जाएगी, यानी कि इतनी तेज़ी से जो है इसका जो हो रहा है ये हमारी लॉस्ट हो रही है। द अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है इट इज़ ए ह्यूज दैट इज़ कॉल्ड द लंग्स ऑफ प्लेनेट, यानी कि जो हमारा अमेजन का जो रेन फॉरेस्ट है उसको तो प्लेनेट का लंग्स कहा गया है। ठीक है, जो कि बहुत ही ह्यूज डाइवर्सिटी रखता है।
ठीक है। हार्बरिंग प्रॉबली मिलियंस ऑफ स्पीसीज इज बीइंग कट एंड क्लियर फॉर द कल्टिवेटिंग, यानी कि जो हमारी जल्दी जल्दी उनको कट कर दिया जा रहा है, स्पीसीज को क्लियर कर दिया जा रहा है, जैसे कि सोयाबीन्स, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेस लैंड फॉर ए राइजिंग बीफ एंड कैटल। बिसाइड टोटल लॉस, अगर हम बात करें तो डिग्रेडेशन ऑफ मेनी हैबिटेट्स बाय पॉपुलेशन ऑन ऑल्सो थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ मेनी स्पीसीज व्हेन लार्ज हैबिटेट आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंटेड ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि जो हमारा लार्ज जो हैबिटेट्स है अगर वो हमारा ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है स्मॉल फ्रेगमेंटेड में, ड्यू टू द किसकी वजह से, हमारे वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज एंड सर्टेन एनिमल्स विल माइग्रेट, वहाँ से चले भी जाएंगे हैबिटेट को छोड़ के, और जो कि वो बहुत ही बैडली अफेक्टेड होगा, लीडिंग टू ए पॉपुलेशन डिक्लाइन, जिससे हमारी उसकी पॉपुलेशन जो है हमारी कम होने लगेगी। यानी कि आप उनके घर को ही उजाड़ दे रहे हो तरीके से, सीधी सी बात है कि उनका जो घर है अगर आप उसको ही उजाड़ दूंगी तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे, वो वहीं पर सर्वाइव करते आए, वहीं रहते आए, उनकी जगह को अगर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ऑब्वियसली वहाँ से जो हमको डाइवर्सिटी ख़त्म होती हुई दिखाई देने को मिलेगी। सेकेंड हम बात करें ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन में क्या है, हमारा ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर, हमारा ह्यूमंस जो है ना ये हम हमेशा नेचर पे ही डिपेंडेंट रहे फॉर द फूड शेल्टर, सब चीज़ों के लिए हम इसके लिए ही है। बट व्हेन नीड्स टर्न टू ग्रीड, यानी कि जब हम लालची हो जाते हैं, ठीक है, लेते लेते हमको बहुत ज़्यादा ही लालच आ जाता है, तो इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इसको हम नाम दे सकते हैं, ऑफ ए नेचुरल रिसोर्सेज। मैनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट इन द लास्ट 500 ईयर्स के अंदर ही ख़त्म हो गई है, जैसे कि हमारे स्टीलर सी काऊ, पैसेंजर पीजन जो होते थे हमारे, ये हमारे क्या हो गए 500, जो लास्ट 500 ईयर्स में हमारी बहुत सारी स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो गई है, वेयर ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि हम बहुत ज़्यादा ही जो है नेचर से लेने लग गए हैं, ठीक है। प्रेजेंटली मेनी मराइन फिशेज पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड कर दी जा रही है, एंडेंजरिंग द कंटिन्यू एक्सटेंशन ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो है उनको भी ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो पहला कारण तो था उनका हैबिटेट, उनका घर उजाड़ दे रहे हैं। सेकेंड है कि हम ज़्यादा ही लालची हो जा रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा ही जो है उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा एलियन स्पीसीज़ का इन्वेंशन, यानी कि व्हेन द एलियन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस अनइंटेंशनली, अगर हम अनइंटेंशनली और ए डेलिबरेटरी अगर हम उस एक कोई भी एलियन स्पीसीज़ को किसी भी जगह डाइवर्सिटी में अगर हम इंट्रोड्यूस कराते हैं फॉर वॉट एवर किसी भी पर्पज़ के लिए, तो सम ऑफ देम टर्न इन्वेंस हो जाती है एंड कॉज डिक्लाइन और एक्सटेंशन ऑफ ए इंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो होती है हमारी, उनके लिए खतरा बन जाती है, जैसे कि द नाइल प्रेच इंट्रोड्यूस इनटू ए लेक विक्टोरिया इन द ईस्ट अफ्रीका के अंदर, लीड इवेंचुअली टू द एक्सटेंशन ऑफ एन इकोलॉजिकल यूनिक असेंबल ऑफ द मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ ए चिल्ड फिश इन द लेक। तो हमारी जो फ़िश थी इसकी मोर देन 200 स्पीसीज़ जो है ख़त्म हो गई, क्योंकि वहाँ पर हमने क्या इंट्रोड्यूस करा दी, हमने नाइल पैड्स जो है हमारे वो इंट्रोड्यूस करा दिए थे लेक विक्टोरिया जो कि ईस्ट अफ्रीका में है। तो इसकी वजह से कि देखा 200 स्पीसीज़ जो है हमारी ख़त्म हो गई फ़िश की। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज एंड थ्रेट पोज टू आवर नेटिव स्पीसीज़ बाय इन्वेंस वीड स्पीसीज़ लाइक कैरेट घास, है ना, कैरेट घास भी है, वो भी एक हमारी इन्वेंसिव वीड है, ठीक है। फिर है हमारा लंटना एंड द वाटर हाइकिट जो है हमारा, जिसको हम इकोनिया जिसको हम कहते हैं, ठीक है। द रिसेंट लीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन जो हमारी कैटफिश थी ना, कैलिडिस ग्रेफिन्स फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस इज पॉजिंग द थ्रेट टू इंडिजिनस क्लैटफिश इन अवर रिवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी स्पीसीज़ को जब हम कहीं पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं वो दूसरे स्पीसीज़ के लिए हमारी खतरा बन जाती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा को एक्सटेंशन यानी कि व्हेन ए स्पीसीज बिकम यानी कि जब कोई भी स्पीसीज जो है एक्सटेंड हो जाती है, द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएट विद एन ऑब्लिगेटिव वे ऑल्सो बिकम एक्सटेंड, यानी कि इन सब की एक चेन जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर कोई भी एक स्पीसीज़ ख़त्म होगी तो उस पर जो डिपेंडेंट जो स्पीसीज़ है उस वो भी ख़त्म होने लग जाएगी, क्योंकि वो एक तरीके से सब क्या है लिंक्ड है। तो व्हेन ए होस्ट स्पीसीज जो है फिश स्पीसीज बिकम एक्सटेंड हो जाएगी तो इट्स यूनिक असेंबल ऑफ पैरासाइट्स ऑल्सो मीट द सेम फेट, उनको भी ये सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करने को मिलेगी, ठीक है, जिनकी वजह से उनका गुजारा चलता था उनको आपने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो अब बेचारे वो भी हमारे मर जाएंगे। अनदर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे कि केस ऑफ एन कोवलेंट प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म वेयर द एक्सटेंशन ऑफ ए वन इन्वेंटली लीड्स टू एक्सटेंशन ऑफ अदर, यानी कि एक ख़त्म होगा तो उसके साथ साथ दूसरा भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो उसके साथ म्यूचुअलिज्म वाला शो कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से 4 पॉइंट जो है हमारे
इनकी वजह से जो हमको डाइवर्सिटी लॉस हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला टॉपिक। फिर है हमारा सेकंड टॉपिक, वो है हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी कि हमारी कंजर्वेशन हम आखिर कैसे करें। इतना तो हमने नुकसान कर दिया, लेकिन हम इनको बचाना चाहते हैं अब। ठीक है, अब इनको कैसे बचाएंगे, तो वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले कि हमको डाइवर्सिटी बचानी ही क्यों है। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी अगर हमें समझ में नहीं आया है कि हमें डाइवर्सिटी बचानी क्यों चाहिए, तो हमें एक बार बुक से देख लेते हैं हमें क्यों बचानी चाहिए। तो यह लिखा है कि देयर आर मेनी रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स है इसको बचाने के लिए। सम ऑब्वियस एंड अदर्स नॉट टू ऑब्वियस बट ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन सारे ही इंपॉर्टेंट है। दे कैन बी ग्रुप इनटू 3 कैटेगरीज में अगर हम इसको बांट सकते हैं। एक है हमारा नैरोली, एक है हमारा यूटिलिटेरियन और एक हमारा ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड द इथिकली। ठीक है, नैरोली, यूटिलिटी, ओके। तो दे कैन बी ग्रुप इनटू 3 कैटेगरीज में इनको बांटा गया है। पहला है हमारा नैरोली, सेकंड है हमारा ब्रॉडली और थर्ड होता है हमारा इथिकली। तो ये जो 3 तरह के जो हमारे ग्रुप के जो व्यक्ति है वो क्या कहते हैं, इनके क्या विचार है कि हमें क्यों जो है आखिर डाइवर्सिटी को जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, तो उनके विचारों को हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे नैरोली यूटिलाइजेशन वाले हैं उन्होंने बताया कि हमें इस डाइवर्सिटी से फूड मिलता है। देखो भाई, फ्रूट मिलता है, फायरवुड मिलती है, फाइबर मिलता है, मेडिकल इंपॉर्टेंस हमको देखने को मिलती है। 25% ड्रग्स जो हमको प्लांट से मिलता है और 25,000 जो स्पीसीज़ जो है हमको मेडिसिन जो है ट्रेडिशनल मेथड में यूज़ होती है। तो इन वाले जो विचार वाले व्यक्ति थे ना, उन्होंने बताया देखो इतना कुछ मिल रहा है तो हम इसको क्यों ना कंजर्व करें, क्यों हम इसको उजाड़ें। फिर जो हमारे ब्रॉडली यूटिलाइजेशन वाले थे ना, उन्होंने बताया देखो भाई फूड वूड तो मिल ही रहा है, लेकिन इससे हमको ऑक्सीजन मिल रहा है जिससे तो हम जिंदा है, जो हमारी पॉल्यूशन जो है मिटाने का काम करती है, एस्थेटिक ब्यूटी की तरह काम करती है। भाई कितनी अच्छी भी लगती है ना, हरे भरे पेड़, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़, तो ये एक तरह की हरा भरा हरियाली एक एस्थेटिक व्यू भी हमको देती है। लेकिन यही हमारे इथिकल वाले थे ना, सोच है वो यही है कि एवरी स्पीसीज़ हैज़ एन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड डिज़र्व टू लिव, यानी कि सभी स्पीसीज़ को जरूरी नहीं है कि वो हमें कुछ दे। ठीक है, उन सब की कोई ना कोई एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, हर स्पीसीज़ की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इसलिए ही नहीं कि वो हमको फूड दे रही, फ्रूट दे रही है, इसीलिए ही हम या हमारे ही लालच के लिए बस हमको उसको करना है क्योंकि उनसे हमको कुछ मिल रहा है इसलिए ही। लेकिन ऐसा नहीं है, हर स्पीसीज़ का एक इंट्रिंसिक वैल्यू है और उसको उसकी वैल्यू देनी चाहिए। तो इथिकली एकदम गलत होगा कि अगर हम उसको कंजर्व ना करें। ठीक है, अब ये है कि भाई कंजर्वेशन करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इतना तो हमको समझ में आता है, अगर नहीं समझ में आता इसलिए फिर भी एनसीईआरटी ने हमको समझा दिया कि हमें क्यों करना चाहिए। अब हम जानेंगे कैसे कि हमें कैसे करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बड़े बुद्धू हैं तो हमको ये भी नहीं पता कि आखिर कंजर्व कैसे करेंगे। तो हाउ टू कंजर्व, भाई कैसे कंजर्व करें। पहला है हमारा इन सिटू कंजर्वेशन करें या फिर हम एक्स सिटू कंजर्वेशन करें। इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है, जिसमें हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनते हैं, बायोस्फीयर्स रिजर्व्स बनाई जाती हैं, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई जाती है ना, स्क्रेड ग्रूव्स बनाए जाते हैं। तो ये सब हमारे इन सिटू कंजर्वेशन में, जिसमें हम क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। फिर आता है हमारा एक्स सिटू कंजर्वेशन, जिसमें हमारे जूलॉजिकल पार्क बनाए जाते हैं, बॉटनिकल पार्क बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क बनाए जाते हैं। ठीक है, इन सिटू और एक्स सिटू में क्या डिफरेंस है कि इन सिटू वाले में क्या है कि वो जहाँ रहते हैं उसी को ही क्या कर दिया जाता है, कंजर्व कर दिया जाता है। लेकिन एक्स सिटू में क्या करता है कि एक जगह को कंजर्व करके फिर उसमें एनिमल्स, उसमें प्लांट्स को जो डाला जाता है। ठीक है, जू जो बनाए जाते हैं ना, जू, उसमें क्या होता है वो वहाँ नहीं रहते, उनको पकड़ पकड़ के लाया जाता है, उस जू में डाला जाता है। लेकिन जो इन सिटू वाले जो होते हैं वो जहाँ रहते हैं ना उसी एरिया को ही क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है कि ये इन्हीं की जगह है, यहाँ पर कोई और नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन आता है हमारे पास एग्जाम्पल्स के लिए, इससे हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल में कौन कौन है और एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल में कौन कौन है। तो हमको याद रखना, एक तो 14 बायोस्फीयर्स हमारे पास है, 19 नेशनल पार्क्स हैं और 447 जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमको देखने को मिलेगी। 34 हॉटस्पॉट्स पूरे वर्ल्ड के अंदर है और जिसमें से 3 हॉटस्पॉट हमारे इंडिया के अंदर है। और वो कहाँ पर है, एक है हमारे हिमालय में, फिर है हमारा वेस्टर्न घाट्स में और थर्ड है हमारा इंडो बर्मा। यहाँ 3 जो है हमारे पास हॉटस्पॉट प्रेजेंट है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस चैप्टर के जो हैंड रिटन नोट्स है आपको PDF की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो बाय एंड टेक केयर।